नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आदमपुर का महासंग्राम में। आदमपुर उपचुनाव में नामांकन वापस लेने की कल आखिरी तारीख है और चुनावी समीकरण लगातार वहां पर दिलचस्प होता जा रहा है। एक बड़ी अपडेट है, सबसे पहले उसके साथ शुरुआत करते हैं अपने स्पेशल बुलेटिन की। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत की है हरियाणा न्यूज ने। जी हां, और आदमपुर उपचुनाव पर कुलदीप बिश्नोई ने खुलकर अपनी बात रखी है। उपचुनाव में भव्य जीत होगी, कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा है। आदमपुर की जनता भव्य को आशीर्वाद देगी। आदमपुर हलके का हम विकास करवाएंगे। भव्य लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है कुलदीप बिश्नोई ने। आदमपुर का विकास कराने के लिए उपचुनाव की जरूरत होने की बात भी उन्होंने कही और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सावन में सभी अंधे ही नजर आते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की जमानत जब्त होने का दावा भी कुलदीप बिश्नोई ने किया और कहा कि आदमपुर को अब भव्य पूरा समय देगा। दुष्यंत चौटाला की चुनाव में जरूरत पड़ी तो उन्हें बुलाएंगे, ये बात भी कुलदीप बिश्नोई ने कही है। आपको सुनवाते हैं स्पेशल बातचीत जो हमारे संवाददाता ने कुलदीप बिश्नोई से की है। आदमपुर के महासंग्राम में आप सबका स्वागत है। आदमपुर के महासंग्राम में हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई से, जो भव्य बिश्नोई के पिता हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई, और लगातार लंबे समय से अपनी राजनीति आदमपुर से करते आ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा में। मेहरबानी। सर, आदमपुर चुनाव की नौबत क्यों आई? क्योंकि इस इलाके का विकास में बहुत गति बहुत धीमी थी और मेरे मन में एक टीस थी कि भाई इलाके के लोग मेरे परिवार के लोग हैं और ये इतने पिछड़ने के बावजूद भी ये लगातार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अब सत्ता में हिस्सेदारी करके इस इलाके का खूब विकास करवाऊँ। तो वही मेन कारण रहा। अगर बात की जाए आपके जो विपक्ष है, आजकल तो विपक्ष में ही है, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले जाए, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवान की बात करें, आपको गद्दार क्यों कह रहे हैं? देखो, सावन के अंधे को हरा नजर आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे बड़ी गद्दारी वो शाही कांड में करी थी। सोनिया गांधी के कहने के बावजूद भी इन्होंने वो इंक बदलवा के और कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की। फिर अपने बेटे को राज्यसभा के एमपी बनाने के लिए कांग्रेस पे दबाव बनाए गद्दारी की। तो सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। एक कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रही है कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं लगातार 26 साल की अगर राजनीति की बात करें तो आदमपुर विपक्ष में है, और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक बन जाते हैं, उनका परिवार के अन्य लोग भी विधायक बन जाते हैं, रेणुका बिश्नोई भी विधायक बनी, उसके बावजूद आदमपुर में नजर नहीं आते। ये आरोप आप पर क्यों लगते हैं? देखिए, उन लोगों के पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी साफ छवि है। तो यही बोलेंगे जी फ़ोन नहीं उठाता या कम आता है। अब यहाँ के लोगों से पूछिए कि यहाँ के दुख सुख में हमेशा मैं या मेरा परिवार कोई न कोई आता है। ये बात सही है कि 3 साल में गले कैंसर से पीड़ित था, उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ पाया था आदमपुर में। ये उस समय के लोग बात करते हैं कुलदीप कम आता है, और अब भव्य को परमानेंट दिया है मैंने यहाँ पे। भव्य आपकी कमी पूरी कर पाएगा? पूर्ण रूप से, बिकॉज वो मेरे को पूरे स्टेट में जाना पड़ता है, हरियाणा में मुझे राजस्थान तक जाना पड़ता है, तो मैं समय कम दे पाता हूँ। अब भव्य के पास सिर्फ आदमपुर होगा तो पूरा का पूरा समय वो आदमपुर में लगाएगा और ये कमी पूरी करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र सिंह तो ये कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई NRA है, नॉन रेजिडेंटल आदमपुरिया। देखिए, मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब, इस पार्टी के लोगों का जवाब देना मैं तौहीन समझता हूँ। और मेरा बच्चा अगर 29 साल का है, 25 साल एजुकेशन इंडिया में रही, 4 साल विदेश में गया, तो वो विदेश की एजुकेशन तो एक एसेट है आदमपुर के लिए कि बच्चा बाहर से 4 साल पढ़ के आया तो उसकी जो काबिलियत है या उसकी जो एक्सपीरियंस है वो आदमपुर में लगाएगा। तो जो छोटी सोच है इन लोगों की। ये 29 साल का युवा और अपने से ज्यादा उम्र के एक्सपीरियंस लोगों के साथ भिड़ने जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इस भिड़ंत को आप? देखिए, मैं अपने आप को देख रहा हूँ भव्य के अंदर, क्योंकि मैं भी जब पहली बार विधायक बना था, मैं भी 29 साल का था, वो भी बाई इलेक्शन था, ये भी बाई इलेक्शन है। तो मैं अपना रूप देख रहा हूँ किस तरीके से मैंने भी धुरंधर हराए थे उस वक्त। तो जयप्रकाश दलाल की बात करें, एक अक्सर उनका जब नाम आता है तो आप एक जिक्र करते हैं नकली नोट, क्या है वो मामला नकली नोट वाला? देखिए, लोग यहाँ पर मुझे तो बहुत पहले पता भी नहीं था। जब अभी नाम इसका चर्चा शुरू हुई तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई एक तो गोयल पंप वाले हैं, उनके 4.5 लाख रुपए देने हैं। कुछ लोगों के 2009 के इलेक्शन जो मेरे खिलाफ लड़ा जेपी ने, उस वक्त बहुत लोगों को नकली नोट दे गया और बहुत लोगों के हिसाब नहीं किए, जैसे काबरेल के हैं, किशनगढ़ के हैं, आदमपुर मंडी के बहुत लोग हैं। लाखों रुपए देनदारी थी, इलेक्शन के दौरान जो खर्चा होता है वो लेके भाग गया। पिछले इलेक्शन में आपके साथ जेपी की अच्छी फाइट देखने को मिली, मात्र 6015 वोटों से आपको विजयी हुई, तो एक अच्छी टक्कर दी। तो क्या लगता है इस बार भी इस प्रकार की कोई टक्कर रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद का चुनाव देखिए, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद जेपी ने मेरे खिलाफ लड़ा था, उसकी जमानत जब्त हुई थी।
तो कोई नहीं, उस समय में कि मैं हज का पार्टी चला रहा था और मैं आदमपुर में बहुत कम समय दे पाया था इलेक्शन में, तो जो फ्लोटिंग वोटर था वो अपनी ओर करके चला गया। तो इस बार जयप्रकाश की जमानत जब्त भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हजका से कई बार जिक्र आता है, तो ये जिक्र आता है कि कुलदीप बिश्नोई ने जब हजका बनाई, जब कांग्रेस भजनलाल के नाम से इलेक्शन लड़ा गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया गया, उसके बाद आप नाराज नजर आई। आपने हजका का जो है एक झंडा और डंडा बुलंद किया, उसके बाद आपके 5 विधायक जीत के आते हैं। 5 विधायकों को आप संभाल नहीं पाते। क्या है, क्या मामला था ये पूरा, कैसे वो टूट कर गए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई को अच्छे ऑफर दिए गए। चौधरी भजनलाल के लिए राज्यपाल का ऑफर था, कुलदीप बिश्नोई को केंद्रीय मंत्री बना रहे थे, और कहीं ना कहीं चंद्रमोहन जी को डिप्टी सीएम जो है वो बनाया ही जा रहा था, वो बने भी थे। तो ये पूरा जो मामला है ये कैसे रहा, और क्यों आपको ये तमाम जो आपके साथी हैं वो छोड़ कर गए? नहीं देखिए, सबसे बात तो ये बड़ी बात आपने खुद ही कहा कि मेरे को डिप्टी सीएमशिप ऑफर हुआ, मुझे केंद्रीय मंत्री पद ऑफर हुआ, मेरे पिताजी को गवर्नरशिप ऑफर हुआ। तो इतने बड़े पद ठुकराना कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार आदमी होगा जो अपने स्वाभिमान को, अपने कैरेक्टर को प्राथमिकता देता है। लेकिन उन विधायकों को शायद वो जो लालच था वो अपने स्वाभिमान से, अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से बेटर लगा। कुछ अफवाहें हैं या चर्चाएं हैं, मैं वो उनका जिक्र करना चाहूंगा। आपसे पूछेंगे वो अफवाह है या चर्चा है। एक अफवाह ये भी चर्चा ये भी चली हुई थी कि कुलदीप बिश्नोई ने उस समय जो है 300 करोड़ रुपए की मांग की गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। देखिए जी, मैं तो पैसे देने वाले लोगों में हूँ। हम तो गरीबों में पैसा बांटते हैं। अपने जेब, कोई पॉलिटिशियन जेब से खर्चे नहीं करता। हम जेब से खर्चे करके बाद कोई बहुत गलत वीडियो जेब से बना देते हैं हम लोग। तो ये पैसे की बात तो कोई दुनिया में नहीं मान सकता कि कुलदीप बिश्नोई पैसे मांग सकता है। हम देने वाले लोगों में है। प्रचार कैसा चल रहा है, कैसी तैयारियां हैं, कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी रहने वाले हैं? देखिए, प्रचार बहुत ही अच्छा है। हमारा प्रचार तो 5 के 5 साल रहता है। हम तो कोई नए तो है नहीं यहाँ। प्रचार तो वो करते हैं जो 13-13 साल बाद यहाँ चुनाव वोट मांगने आते हैं। हम बहुत, और बात जहाँ तक मुद्दों की बात है, 3 ही बातों को लेकर हम जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली और चौधरी भजनलाल परिवार का इतिहास। इन 3 बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में, जिस प्रकार से 26 साल से विकास की जो गति थी वो रुकी हुई थी, अब आने वाले समय में 2 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार में हिस्सेदारी करने की आप बात कर रहे हैं आदमपुर के लोगों की, तो उन 2 सालों में वो पिछले 26 साल का कोटा पूरा हो पाएगा? बिल्कुल। और मैं उसका प्रूफ ये है कि मैंने 4 अगस्त को ज्वाइन किया था बीजेपी, और 2.5 महीने में 530 करोड़ की काम मैंने मुख्यमंत्री से मंजूर करवा लिए। तो अभी 2.5 महीने में अगर 530 करोड़ करवा सकता हूँ मंजूर, तो 2 साल में विकास की तो आंधी आ जाएगी आदमपुर में। बात करें लगातार जिस प्रकार से सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी आप पर आरोप लगाते हैं कि लगातार वो बाहर ही रहते हैं, हाथ नहीं आते। कुलदीप बिश्नोई को अगर काम के लिए पकड़ना पड़ता था तो दिल्ली जाना पड़ता था, अब भव्य वो मैदान में ले आए हैं, भव्य के लिए लंदन जाना पड़ेगा। देखिए जी, ऐसे लोगों की बातों को एक परिवार के लोग सीरियसली लेते नहीं। आप क्यों सीरियसली लेते हैं लोगों को? आदमपुर हल्के की जनता जानती है कि भजनलाल परिवार क्या है, उन्होंने कितनी सेवा की और कितनी सेवा कर सकते हैं। एक जिक्र ये भी होता है लगातार जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई काम करते हैं, उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग रही है। विधानसभा में वो नहीं गई, आप कह रहे हैं कि 5.25 करोड़ का आपने काम भी करा दिया। लगातार वही आरोप भी लगाते हैं कि जनता की आवाज़ विधानसभा में कुलदीप बिश्नोई ने नहीं उठाई, और भव्य बिश्नोई भी उन्हीं के पुत्र हैं, तो वो मान के ये चलते हैं कि भव्य बिश्नोई भी इलेक्शन जीतने के अगर जीत जाते हैं तो वो लंदन चले जाएंगे। इस प्रकार के आरोप बहुत लगते हैं। और साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर आपने 520 करोड़ रुपए के 5.25 करोड़ रुपए के काम आपने 4 महीने में कराए हैं, 525 करोड़, माफ कीजिएगा, 525 करोड़ रुपए के आपने काम सिर्फ 4 महीने में कराए हैं, तो आने वाले समय में कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं आदमपुर को मिलनी चाहिए जो पिछले 26 साल से पेंडिंग हैं? कौन से ऐसे काम हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आदमपुर को ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी तो यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। शिक्षा, जो कॉलेज स्कूल है, स्कूल की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। एक बहुत बढ़िया सत्र का कॉलेज, जैसे बाल समाज में गर्ल्स कॉलेज मैंने बनाया, मैं आदमपुर में भी चाहता हूँ एक बड़ा कॉलेज बने। ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य ये मेन है। बाकी ये सड़कें, गलियाँ, खाड़, बिजली, ये तो 530 करोड़ रुपये जो मैंने मंजूर कराए, उसमें तकरीबन सारे आदमपुर के खाल बन जाएंगे, और जो रह जाएंगे उनको आगे बनवाऊँगा। एक जिक्र ये भी आ रहा है, पोस्टर का जिक्र आया, पोस्टर के ऊपर भी हंगामा हुआ, लगातार जेजेपी नाराज भी नजर आई। गठबंधन का उम्मीदवार आप बता रहे हैं भव्य को, क्या लगता है कि ये नाराजगी कितने दिन रहने वाली है?
भाई साहब, नाराजगी बिल्कुल नहीं थी। ये एक मनगढ़ंत कहानी विपक्ष की थी। जब नॉमिनेशन भव्य ने फाइल किया है, उसमें निशान सिंह जी आए और उनके जिला प्रधान और पदाधिकारी भी आए और अभी भी जेजेपी के लोग, हम गांव में टूर करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। दुष्यंत आएंगे प्रचार में? अगर हमें पार्टी को जरूरत पड़ी तो उनको जरूर बुलाएंगे और वो आएंगे। आप बुलाना चाहोगे, क्योंकि आपके पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं? अभी इलेक्शन देखते हैं कैसे पिकअप करता है। अगर हमें लगा उनकी जरूरत पड़ी तो अवश्य बुलाएंगे, क्या दिक्कत। जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बुलाएंगे? जरूरत पड़ी तो नहीं बुलाएंगे, क्यों टाइम खराब करें उसका। और अल्लाह, अंतिम सवाल ये रहेगा, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर के लोगों के बीच जाकर भव्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं 3 साल जो भी कैंसर की वजह से आप लोगों के बीच नहीं आ पाए, या फिर दिल्ली आपका ज़्यादा रहना पड़ता है, या फिर आपको केंद्र की राजनीति करनी है, तो अब आदमपुर में भव्य संभालेगा। और भव्य बिल्कुल परिपक्व जो है वो नज़र आ रहा है। हमने उनके चुनावी जो भाषण हैं वो सुने। क्या इन धुरंधरों के सामने भव्य टिक पाएगा? बिल्कुल, भव्य की आंधी इन सबको ले उड़ेगी। और ये नहीं कि सिर्फ भव्य ही देखेगा, मतलब मैं भी साथ साथ आता रहूँगा, रेणुका भी रहेंगी, मेरी माता जी भी है, पर मेजोरिटी टाइम भव्य ही देखेंगे आदमपुर को, क्योंकि मैं केंद्र की राजनीति में फोकस ज़्यादा करना चाहता हूँ। केंद्र की राजनीति करेंगे या राजस्थान की? नहीं, केंद्र की राजनीति करना चाहता हूँ। क्योंकि लगातार अटकलें ये भी लगाई गई हैं कि कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में भेजा जाए, वहाँ का चेहरे के रूप में उनको प्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल, और मेरे को कहा भी ये गया है कि इलेक्शन के दौरान रखेंगे। और 37 विधानसभा और 7 लोकसभा बिश्नोई डोमिनेटेड है राजस्थान में, और बहुत प्यार और आशीर्वाद वहाँ मेरे बिश्नोई परिवार के लोगों का है। तो मैं निसंदेह उनसे जाके प्रार्थना करूँगा कि बीजेपी का साथ दें। एक चर्चा और भी चल रही है, कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि भव्य आदमपुर से लड़ रहा है, वो केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन बीजेपी की एक नीति रही है, परिवारवाद की नीति। वो एक परिवार में एक से ज़्यादा लोगों को टिकट नहीं देते, तो संगठन की राजनीति करेंगे या फिर एक्टिव राजनीति? ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। मेरी जो ड्यूटी लगाएंगे, चुनावी लगाएंगे, चुनाव लड़ूंगा, और संगठन कहेंगे, संगठन में रहूँगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने तमाम जो बातें हैं वो बताई, और कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई अब आदमपुर की बागडोर संभालने की जो बात है वो कुलदीप बिश्नोई कर रहा है। तमाम जो धुरंधर हैं उनके सामने 29 साल का नौजवान कोई परचम लहरा पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, आदमपुर। चलिए, एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। इस बीच रुक कर लेते हैं सीधे बड़ी खबर का। कल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। जी हां, 17 अक्टूबर आखिरी तारीख है, और 3 नवंबर को चूंकि मतदान होना है, 6 नवंबर को उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हो जाएगा, नतीजे घोषित हो जाएंगे। उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और अब 27 उम्मीदवारों ने 30 नामांकन जो है वो दाखिल किए हैं। स्क्रूटनी में 7 नामांकन रद्द भी पाए गए हैं। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है, कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश हैं, और तमाम तरह की चीजें जो है वो इस तरीके से अब आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह से इनेलो ने कुरड़ाराम को अपना उम्मीदवार बनाया। सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, चारों के बीच कड़ा मुकाबला। और हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं और बात करते हैं आदमपुर की सियासी समीकरणों पर। रवि, सबसे पहले मैं अपडेट्स चाहूंगा। 27 उम्मीदवार, 30 नामांकन, कल आखिरी दिन 7 नामांकन की स्क्रूटनी भी हुई है, क्या कुछ और अधिक जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, चुनाव विड्रॉल करने का, नॉमिनेशन विड्रॉल करने का जो है कल आखिरी दिन है, और देखने वाली बात ये होगी उसमें कितने जो उम्मीदवार हैं वो बचते हैं। ऐसे में अगर चुनावी समीकरण की बात की जाए केशव, तो चुनावी समीकरण जो है वो 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, 4 पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो भव्य बिश्नोई जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं। चौधरी भजनलाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पोते हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है सत्येंद्र सिंह, जो हाल ही में बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में उन्होंने आस्था जताई, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको टिकट दी गई, वो मैदान में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जो है वो कांग्रेस की तरफ से अपना परचम दिखाने का प्रयास यहाँ करते हुए नजर आएंगे। और आईएनएलडी जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, वो अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं कुरड़ाराम नंबरदार पर अपना दाव आजमा रही है। कुरड़ाराम नंबरदार क्या कमाल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये फिलहाल 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण में सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। कहीं ना कहीं पूरा जो चुनाव है आदमपुर उपचुनाव इन 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा।
सबसे पहले अगर भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो भव्य बिश्नोई लगातार 55 से 56 साल से आदमपुर में भजनलाल का गढ़ माना जाता है। लगातार 55 यानी 5 दशक से ज्यादा का समय में भजनलाल के परिवार के अलावा वहां से कोई नहीं जीता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भजनलाल की परिवार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। भजनलाल परिवार के सामने जिसने भी इलेक्शन लड़ा है वो उनको तमाम जो लोग हैं उनको मुंह की खानी पड़ी है। सबसे पहले अगर बात की जाए चौधरी देवीलाल जो हैं वो पराजित हुए। इसके बाद अगर बात की जाए बड़े चेहरों की तो हाल ही में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है जयप्रकाश हैं वो यहाँ से हार चुके हैं। प्रोफेसर संपत सिंह हैं वो यहाँ से हार चुके हैं। तो ऐसे तमाम जो दिग्गज हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह हैं, चौधरी बंसीलाल के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनके बेटे हैं, उन्होंने यहाँ से हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा। तो ये तमाम जो दिग्गज हैं तो भजनलाल परिवार के सामने यहाँ कोई अभी तक जो है वो टिक नहीं पाया। 3 उपचुनाव पहले हुए, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जो है भजनलाल परिवार ने जो तीनों उपचुनाव जीते हैं। रवि, हम सुन रहे थे आपने बात की थी कुलदीप बिश्नोई से, अगर अंदर पार्टी के कोऑर्डिनेशन को देखें तो सब कुछ क्या ठीक नजर आ रहा है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे वरना क्यों समय खराब करेंगे। केवल वाकई में बात ऐसी है या सब कुछ ठीक सामान्य चल रहा है? बिल्कुल, देखिए केशव, अगर पोस्टर विवाद की अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई ने जब प्रचार शुरू किया था तो जेजेपी के किसी भी नेता का पोस्टर पर फोटो जो है वो नहीं लगाया गया, कोई पोस्टर उनका अलग से नहीं बनाया गया। हालांकि गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात जो है वो कही जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जो हैं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहे। हालांकि उससे पहले उसके बाद भी इस प्रकार की चर्चाएं चली कि जेजेपी ने अपनी तमाम जो है बैठकें 3 दिन की जो बैठक है वो बुलाई, 3 दिन तक लगातार बैठक हुई, उसमें हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला कि इस प्रकार से काम करना है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया था कि ये जो पूरा इलेक्शन है ये गठबंधन की तर्ज पर लड़ा जाएगा, गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता है उनकी तरफ से पोस्टर पर फोटो नहीं लगाया गया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी पोस्टर जारी करेगी उसमें दुष्यंत चौटाला या फिर जननायक जनता पार्टी के नेताओं का पोस्टर जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं हमने भी उससे कुलदीप बिश्नोई से ये सवाल जरूर किया कि दुष्यंत चौटाला प्रचार के लिए आएंगे, तो उनकी तरफ से कह दिया गया था कि जरूरत पड़ी तो उन्हें जरूर बुलाया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जरूरत नहीं पड़ती तो क्यों समय खराब करना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है ये आपसी खटास भरा जरूर दिख रहा है, दोनों नेताओं के बीच आपसी खटास है। लेकिन गठबंधन के तौर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात की जाए या जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात की जाए तो वो गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात जरूर कह रहे हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की जो राय है वो थोड़ी सी अलग नजर यहाँ आती है। कुरड़ाराम का पाला बदल करने के बाद कुछ आंतरिक नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या रवि? देखिए केशव, अगर बात की जाए कांग्रेस के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस छोड़कर आए थे, कुरड़ाराम नंबरदार भी कांग्रेस छोड़ के आए थे, और इससे पहले कि अगर सत्येंद्र सिंह की बात की जाए, हाल ही में तो बीजेपी छोड़ा है, उससे पहले वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में तीनों ही जो है जाट चेहरे हैं। अगर चौथे चेहरे की अगर बात की जाए, जयप्रकाश की बात की जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये भी जाट चेहरे हैं। तो 3 जाट चेहरे जो हैं इस मैदान में है, और एक कुलदीप बिश्नोई जो है हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए थे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस के वोट बैंक की अगर बात आपने की है तो कांग्रेस का वोट बैंक जरूर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जरूर यहाँ होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए तमाम जो कैंडिडेट्स थे कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी छवि बनाई थी, अपना जो है परचम लहराने का काम किया था, अपने जो तमाम जो साथी थे कांग्रेस के उनको जोड़ने का प्रयास किया था। अब कुछ एक साथी ऐसे होते हैं जो तमाम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ जो पार्टी बदलते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा नुकसान जो है वो कांग्रेस को हो सकता है। वहीं अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई का परंपरागत वोट जो बैंक है वो आदमपुर में है। 2 तरह के वोट है आदमपुर में केशव, एक प्रो भजनलाल वोट है, एक एंटी भजनलाल वोट है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रो भजनलाल वोट को कितना अपने साथ जोड़ पाते हैं कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, और जो एंटी वोट बैंक है वो 3 हिस्सों में बट के जाता है या फिर एक ही जगह तीनों जो जिस प्रकार से INLD की आपने बात की या फिर अन्य जो पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात की या फिर आम आदमी पार्टी की, ये तीनों हिस्सों में बटता है या सिर्फ एक कैंडिडेट या जिताऊ कैंडिडेट जो मजबूत कैंडिडेट लगता है उसकी तरफ जाता है। अगर ये तमाम जो वोट हैं एक ही कैंडिडेट के लिए, जिताऊ कैंडिडेट जो थोड़ा सा मजबूत कैंडिडेट दिखता है उसकी तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अन्यथा कुलदीप बिश्नोई जो जिस प्रकार से 56 साल से यहाँ जो
परचम लहरा रहे हैं जीत का और कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकते हैं कि उनका ये गढ़ है, उनका ये क्षेत्र है, उनका अपना घर है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए राह आसान हो जाएगी अगर 3 जगह ये वोट बैंक बंटता है तो। रवि, भव्य बिल्कुल नई पीढ़ी के लड़के हैं, 29 साल उम्र है, 4 साल विदेश में पढ़ाई करके आए हैं, क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को लोगों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ, या कुलदीप जी को ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अभी? देखिए केशव, अगर कैंपेनिंग की बात की जाए, चुनाव प्रचार की बात की जाए, तो चुनाव प्रचार में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और उनकी भव्य बिश्नोई की दादी जसमा देवी, ये तमाम जो लोग हैं, चारों लोग मिलकर जो है कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भव्य बिश्नोई के लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हैं, क्योंकि लगातार विदेश में पड़े हैं, ज्यादा राजनीतिक समझ उनकी अभी इतनी परिपक्व वो हुए नहीं है। जिस प्रकार से भाषणबाजी करते हैं, जिस प्रकार से संबोधन करते हैं, तो वो एक अच्छा लहजा उनका निकल देखने को जरूर मिलता है। तमाम जो बातें हैं, जिस प्रकार कसी कसाई बातें जो है वो करते हुए नजर जरूर आते हैं, लेकिन एक राजनीतिक अनुभव जो है वो कम है, और इसी अनुभव के चलते कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी मुश्किलें आदमपुर में देखने को मिल सकती हैं। चलिए, ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए, तमाम हालात आदमपुर के हमें बताने के लिए। एक और बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है इस बीच, शुरू कर लेते हैं सीधे बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर आपको बताएं, फरीदाबाद में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं आज फरीदाबाद के लोगों की शिकायत सुनने के लिए। सेक्टर 12 के हुड्डा सम्मेलन केंद्र में यह जनता दरबार लगा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये जनता दरबार लगाया है। भारी संख्या में शिकायतकर्ता पहुंच रहे हैं इस जनता दरबार में। शिकायतकर्ताओं की शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुन रहे हैं, साथ साथ उनका निपटारा भी कर रहे हैं। फरीदाबाद के लिए सीएम मनोहर लाल फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, और अभी जनता दरबार उनका चल रहा है फरीदाबाद में। चलिए और अपडेट्स लेते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, बताइए क्या कुछ चल रहा है, कितनी शिकायतें अभी तक सुनी हैं, कैसे निपटारा कर रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सब यहाँ पर मुख्यमंत्री काफी देर पहले पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं लगातार लोगों की जो शिकायतें हैं रूबरू होकर सुन रहे हैं। अलग अलग 4 जगहों पर यहाँ पर लोगों को बैठाया गया है, अलग अलग विभाग बांटे गए हैं और साफ तौर पर वहीं जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। अगर यदि किसी भी शिकायत में कोई भी अगर लगता है उसको संतुष्ट नहीं है तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से भी मिल सकता है। उन्होंने दोबारा एक बार सबके पास जाकर और दोबारा के लिए समय उनको दिया कि वो करीब 1 बजे दोबारा से उनसे रूबरू होंगे और लगातार वो अभी भी शिकायतें सुन रहे हैं। हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। जो समस्या आगे की है उसको आगे के लिए पेंडिंग किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो लोग पहुंचे हैं उनसे रूबरू होते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू से संबंधित जो शिकायतें लेकर बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग रेवेन्यू वाले पहुंचे हैं। हालांकि इससे सब और जो विभागों में तमाम विभागों में सबसे ज्यादा शिकायत है। यहाँ पर पहले से ही जो है रेवेन्यू जो कमिश्नर है और एसडीएम बल्लभगढ़ है त्रिलोक चंद्र, वो यहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। केवल एक जगह ये रह गई जहाँ पर अभी तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं पहुंचे। बाकी सभी जगह जो अलग अलग हॉलों में आदमी बैठाए हुए हैं जो शिकायत करता है वो वहाँ पर हो चुके हैं और अब यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री इन लोगों से भी जो है रूबरू होते हुए नजर आएंगे। जी के सब लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है जिस तरह से सीएम खुद पहुंचे हैं फरीदाबाद, शिकायत सुन रहे हैं लोगों की? बिल्कुल, लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर, कैसा फील करें, क्या मानते हैं आप, कितना सही रहेगा? देखो कितना सही रहता है वो तो देखने से पता चलेगा। अभी मुलाकात आपकी नहीं हुई जी, आने वाले हैं अभी आपके पास, जाएंगे तो तभी मुलाकात होगी हमारी। जी जी, तो कितना फायदा पहुंचेगा मुख्यमंत्री जिस तरीके से एकत्रित होकर यहाँ पर सभी की शिकायतें सुन? जो आप यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम यहाँ सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी अगर सुने तो शायद कोई ना कोई फायदा हल निकलेगा। इन अधिकारियों से तो हम पहले 20 साल से रो रहे हैं बातों को, तो मुख्यमंत्री से उम्मीद है आपको सुन जाएगा? बिल्कुल, वो तो एकदम ठीक अपना जो निर्णय देंगे। मुझे 20 साल हो गए गिरदावरी का ग्राम पंचायत का केस लड़ते लड़ते, 20 साल में आज तक सभी जगह
ठीक है राजेंद्र, आवाज का थोड़ा सा इशू है, प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं।